तो स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद करते हैं आप घर पे स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, आज से हम अपना कार्य ऑनलाइन मोड से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अगली किताब अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका पहला पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो देखिए, आप सबको पता है कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम होते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं। तो उन माध्यमों के लिए लेखन किस प्रकार से किया जाता है वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम माध्यमों के बारे में पढ़ें, इससे पहले पढ़ लेते हैं कि जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार के माध्यमों की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, जनसंचार किसे कहते हैं? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जनसंचार, अगर हम वैसे शॉर्टकट मेथड में जानें तो जनसंचार होता है कि जब हम अपनी बात एक के अलावा किसी दूसरे को बताते हैं, तीसरे को बताते हैं, वो प्रक्रिया ही जनसंचार कहलाती है। जन प्लस संचार, संचार होता है सम प्लस चार से बना है, जिसका अर्थ होता है फैलावा। जन का संचार मतलब इंसान की बात का फैलावा। देखिए बेटा, जनसंचार आपको पता है कि जब से मनुष्य ने ये बोलना सीखा है तब से उसे जनसंचार की भी आवश्यकता महसूस हुई है। तो समय के अनुसार जनसंचार के विभिन्न माध्यम एक के बाद एक अस्तित्व में आते जा रहे हैं। जिस समय मनुष्य ने बोलना सीखा था उस समय जनसंचार का माध्यम केवल और केवल मौखिक था। इसके बाद लिखित माध्यम भी आए, जिनके अंतर्गत आप देख रहे हो एक के बाद एक सशक्त माध्यम बनते आ रहे। पहले कौन सा माध्यम था, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया और फिर चौथा। इस तरह से एक के बाद एक माध्यम आते गए। और आज हम जिस माध्यम का सबसे अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप सबको पता है, वो है इंटरनेट। तो देखिए, जनसंचार किसे कहते हैं? अगर इसकी मानक परिभाषा की बात करें तो जनसंचार क्या होता है? जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। तो ये आज की परिभाषा या ये मानक परिभाषा है। तो क्या बताया, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, प्रत्यक्ष होता है आमने सामने, तो आमने सामने के बजाय किसी तकनीकी होते हैं टेक्नोलॉजी के, या यांत्रिक होते हैं यंत्र के माध्यम से जब संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं, संवाद होते बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है जनसंचार। तो जनसंचार के प्रत्यक्ष भूमिका निभाने वाले साधन ही जनसंचार माध्यम है। और इस प्रक्रिया में जो अपनी भूमिका निभाएंगे वो इसके माध्यम कहलाएंगे। तो जनसंचार के माध्यम के जरिए एक संदेश को बहुगुणित किया जा सकता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज हमारे पास जनसंचार के अनेक साधन हैं। तो कहते हैं, देखिए, जनसंचार के माध्यमों से एक संदेश को बहुगुणित किया जाता है। बहुगुणित होते हैं अनेक संख्या में, उसी संदेश को अनेकों की संख्या में बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखिए, एक अखबार मेरे पास है, मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा अखबार किसी और के पास, वो पढ़ रहा थी, बात वही है, समाचार वही है, लेकिन वही समाचार कितना हो गया, बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया। तब कह रहे हैं कि इन माध्यमों से एक समाचार को बहुगुणित किया जा सकता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। इस तरह से जनसंचार के जो माध्यम हैं वो ये हैं जो नीचे दिखाए जा रहे हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है रेडियो, तीसरा है टेलीविज़न और चौथा है इंटरनेट। तो देखिए बेटा, प्रिंट मीडिया क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रिंट मीडिया में वो सब चीज़ें या कहिए वो वस्तुएं शामिल होती हैं जो छपे हुए रूप में मिलती हैं। तो जैसे पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये सभी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आपका जो जनसंचार का माध्यम है वो है रेडियो। तो रेडियो जनसंचार का दूसरा सशक्त माध्यम है। तीसरा है टेलीविज़न। तो उसके बाद टेलीविज़न आया, क्योंकि समाचार पत्र में तो हम केवल जो समाचार थे उनको पढ़ सकते थे, और पढ़ना केवल वही लोगों तक सीमित था
जो साक्षर थे यानी पढ़े लिखे थे। तो ये जो जनसंचार का माध्यम था इसमें कुछ खामियां थी, और जिस समय ये अस्तित्व में आया उस समय तो आप सभी जानते हैं, उस समय तो जनता भी पढ़ी लिखी नहीं थी, साक्षरता दर बहुत कम थी। तो ये जनसंचार का माध्यम तो ज़रूर हुआ लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये उन्हीं लोगों तक सीमित था जो पढ़े लिखे थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो इसको पढ़ पा रहे थे, उसको पढ़ के औरों को बता दे तो ठीक है, नहीं बताए तो वो उस समाचार से वंचित रह जाते थे। तो आवश्यकता महसूस हुई कि कोई ऐसा जनसंचार माध्यम ईजाद किया जाए जिससे एक बात को, एक संवाद को बहुत लोगों तक पहुँचाए। तो इसकी भूमिका में रेडियो आया। तो रेडियो को चाहे साक्षर हो या निरक्षर हो कोई भी सुन सकता था। इस पर आने वाले समाचारों को हर कोई आराम से सुन सकता था। अब जब इसके बाद एक और आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि समाचार को देखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ देख लिया जाए तो और भी बेटर होगा। जैसे कोई ऐसा समाचार होता है जो लगभग बहुत से लोगों को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है, जिनका हमसे भी कहीं कहीं कोई नाता होता है या कहीं जो हमसे जुड़ा होता है, तो चाहते हैं कि एक बार उसको देख लें। तो उसके लिए फिर आवश्यकता महसूस होने लगी समाचार को दिखाने की। तो उसके लिए आया फिर टेलीविज़न। अब आपको पता है कि तीनों जो मैंने जनसंचार के माध्यम बताए इनमें कुछ ना कुछ कमियाँ रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न में कमी रही है बेटा कि टेलीविज़न पे जो समाचार होते हैं टाइम टू टाइम प्रसारित होते हैं। दूसरी बात, टेलीविज़न पे जो समाचार प्रसारित होते हैं अगर बाय द वे किसी कारण से हम उसको नहीं सुन पाए तो वो गया, उसको दोबारा हम नहीं सुन सकते, पीछे लौटने की सुविधा इसमें नहीं है। तीसरी बात कि टेलीविज़न के लिए हमें एक जगह पर बैठना ही पड़ेगा। जिस जगह पर टेलीविज़न रखा हुआ है उस जगह पर हम बैठकर ही इसको सुन पाएंगे। तो इसके लिए हमें वहाँ पर ऑलरेडी पहले से जाकर बैठना पड़ेगा, तभी ये समाचार हम तक पहुँच पाएगा। तो इसमें ये कमी आ गई। अब ऐसे एक साधन की ओर सबका ध्यान गया जो ऐसा हो जो सर्वसुलभ भी हो और हर समय चाहे कहीं भी जहाँ चाहें वहाँ उसको हम ले जा सकें, सुन सकें, हर वक्त देख सकें, जब चाहे जैसे चाहें देख सके, पढ़ सके, सुन सके। तो ऐसे एक जनसंचार माध्यम की ओर सबका ध्यान गया और उसके लिए फिर अब आया इंटरनेट। आप देखते हो इंटरनेट के प्रसारित जो समाचार होते हैं वो या ये जो संदेश होता है वो आप जब चाहो जैसे चाहो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और भविष्य के लिए सहेज कर भी रख सकते हो। तो ये जो साधन है इंटरनेट का, इसकी हम लास्ट में बात कर रहे हैं इंटरनेट, ये आज का सबसे शक्तिशाली इंटरनेट है ना, वो जनसंचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। इससे आगे कोई माध्यम आएगा ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही सबसे शक्तिशाली साधन है। तो इस जनसंचार के माध्यमों की विशेषताएं ये है बेटा कि जनसंचार के माध्यम के जरिए या तो प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है। इन पर जो भी संदेश आते हैं, जो चाहे वो दिखाए जाएं या फैलाए जाएं, उनकी प्रकृति सार्वजनिक होगी, सब लोगों के लिए रहेगी। जनसंचार के माध्यमों में संचारक और प्राप्तिकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि संचारक होते हैं जिसने समाचार डाला है उसके बीच में, और प्राप्तकर्ता होते हैं जैसे हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, इनके बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता है कि उन्होंने समाचार हमारे लिए भेजा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबके लिए होता है। और तीसरी विशेषता है कि जनसंचार के माध्यमों के संचालन के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। कि कोई भी जनसंचार माध्यम हो, यदि हमें उसका संचालन करना है, चाहे अखबार चलाना है, चाहे रेडियो चलाना है, चाहे टेलीविजन चलाना है, चाहे इंटरनेट चलाना है, तो इसके लिए हमें बहुत से लोगों के संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। और चौथा है जनसंचार माध्यमों के लिए अनेक व्यक्तियों के सहयोग से, जनसंचार माध्यम अनेक व्यक्तियों के सहयोग से कार्य करते हैं। जितने भी साधन हैं इसमें हमें सभी का सहयोग चाहिए, तभी जाकर के ये काम कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हमें कोई सहयोग नहीं करेगा, हमें अपने यहाँ जो घटित घटनाओं की जानकारी नहीं देगा, तो बताइए कि जनसंचार माध्यम किस तरह से भूमिका निभा पाएंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे जनसंचार के
जो माध्यम है उनकी कार्य प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हैव ए नाइस डे।